आज हमारे साथ सेगमेंट में जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक इंटरनल मेडिसिन से है। वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर रह चुके हैं। घुरकी हॉस्पिटल में काम किया है और लाहौर के मुख्तलिफ क्लिनिक्स के साथ भी उनका ताल्लुक रह चुका है। तो करते हैं मुलाकात डॉक्टर समीउल्लाह बेग मिर्ज़ा से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि शुगर क्या है और शुगर की कितनी टाइप्स हैं? क्या ये हर एक को होती है? शुगर या ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ मेलाइटस ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, ये तीनों जो हमारी ग़िज़ा के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो चुका होता है। उसमें बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल्स वो फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स और साइंस जो है वो पेशेंट को आना शुरू हो जाते हैं। और वक्त के साथ साथ अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बात चली जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की जो है वो वुमेन पेशेंट्स में पाई जाती हैं? बेसिकली ये हर एक को तो नहीं होती, इसकी ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेरेंट्स में किसी को थी तो आगे उनके बच्चों को ये ट्रांसफ़र हो सकती है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आजकल की बिज़ी लाइफ में और स्ट्रेस जो है, हर एक की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी वन ऑफ द रीज़न्स जो है वो स्ट्रेस भी है। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और उसके साथ चीनी और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल, बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें चीनी है, उसमें कोला ड्रिंक्स हैं, उसमें जो है वो आप जो जूसेस हैं डब्बे वाले पैक, तो ये सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो कि इमीडिएटली ब्लड शुगर लेवल को बूस्ट कर देती है और फिर वो आपके पेंक्रियाज पे लोड डालती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। शुगर के पेशेंट को अगर चोट लगती है तो हीलिंग पावर भी जो है वो कम है। तो एम्प्यूटेशन के अलावा, उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता? इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है, अगर किसी को ख़ास तौर पे जो शुगर का पेशेंट है, उसके क्योंकि पाँव सुन्न हुए होते हैं, अगर पाँव पे कभी ज़ख़म हो गया तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे पाँव पे ज़ख़म हो गया, जिसकी वजह से वो ज़ख़म बढ़ता रहता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हल यही है कि आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और एक दफ़ा जब वो कॉम्प्लिकेशन हो गई और उसके बाद जब वो शुगर का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी भी लो है, तो अगर उसमें इन्फेक्शन आ गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो वो फिर बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और अगर टाइमली उसको मैनेज नहीं किया, एंटीबायोटिक्स नहीं दी और उसको प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग और चीज़ें नहीं की, तो वो एम्पुटेशन की तरफ जा सकती है बात। तो इज़ इट रिकमेंडेड कि इंसान को जो है वो अपनी शुगर लेवल्स आफ्टर एवरी 3 मंथ्स चेक करते रहना चाहिए? मेरा तो ये मशवरा है कि घर में ग्लूकोमीटर भी होते हैं और वो ज़रूर होना चाहिए। और HbA1c जो है वो कम से कम 6 महीने के बाद हर बंदे को करा लेना चाहिए। जिन लोगों को लाइक फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अब तो अक्सर उनमें भी जो है शुगर पाई जाती है, इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो उनको क्या एक्सरसाइज एट द वेरी अर्ली स्टेज स्टार्ट करनी चाहिए? उससे क्या शुगर कंट्रोल हो सकती है या मेडिकेशन ही फॉलो अप रखना चाहिए? देखें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायबिटीज़ है वो हर उस बंदे में होने के चांसेस हैं जो ओबीज़ है, जो मोटापा है। मोटापा बहुत इसका एक कह लें कि मेजर इसका फैक्टर है। तो मोटापे को कंट्रोल करना इज़ की टू सक्सेस। तो मोटापे को कंट्रोल कैसे करना? एक्सरसाइज से। 40 मिनट्स जो है वो डेली एक्सरसाइज 5 days अ वीक एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 5 दिन 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, जिम करें, ट्रेडमिल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। और वंस मोटापा कंट्रोल अगर होता है तो उसके साथ शुगर भी जो है वो एक तो होने के चांसेस भी कम होंगे और वो कंट्रोल भी अच्छा रहेगा उसका। तो क्या शुगर के पेशेंट्स रोज़े रख सकते हैं? क्योंकि रोज़े तो डेफिनेटली एज अ मुस्लिम हम सब पे फ़र्ज़ हैं, लेकिन किस तरह से वो रोज़े रख सकें? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो नहीं बर्दाश्त होता शुगर के पेशेंट से। शुगर के मरीजों के लिए रमज़ान में क्या एहतियातें और क्या कुछ करना चाहिए? तो बेसिकली इसमें गाइडलाइंस हैं। इसमें 13 डिफरेंट कंट्रीज़ के उलमा और जो मेडिकल जो शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बैठ के कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो तरतीब दी हैं और उनके हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहले बात करते हैं जो ग्रीन कैटेगरी है या वेरी लो रिस्क है। ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओरल डायबिटिक ड्रग्स के ऊपर हैं और उनकी शुगर कंट्रोल है
और उसके बाद या वो नाइट टाइम पे कभी इंसुलिन लगा रहे हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल है। तो ऐसे लोग जो है ये वेरी लो रिस्क में आते हैं। तो इनमें अपने मुआलिज से मशवरा करके थोड़ी बहुत दवाइयों का रद्दोबल करके ये लोग रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क में ऐसे लोग आते हैं जिनकी जो ओरल डायबिटिक्स ड्रग्स के ऊपर हैं या वो इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे लोग जो है इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें, और यूजुअली उनमें कहा जाता है कि वो अगर रोज़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उनको स्किप कर सकते हैं। और जो हाई रिस्क वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, जिनको कि इंसुलिन लग रही है, और इसके अलावा जो कि ओरल डायबिटीज़ ड्रग्स भी साथ ले रहे हैं, मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, सीकेडी यानी कि ग्रेड 3 से ऊपर की उनको अगर सीकेडी भी है साथ, तो ऐसे लोगों को यूजुअली ममानत होती है कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है, क्योंकि ये शुगर किडनी को मुतासर करती है, और अगर शुगर के साथ किसी को किडनी डिजीज़ है तो और वो ग्रेड 3 से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर शुगर के मरीज़ जो रोज़ा रख रहे हैं तो क्या उनको इफ्तार खजूर से करना चाहिए या रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल होना चाहिए? हाँ, ऐसे पेशेंट्स जो शुगर के पेशेंट्स हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो आम जनरल लोग भी हैं उन सबको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में यही ड्रिंक्स हैं जिसमें कि चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार हमने डाली होती है, और खजूरें हैं या इस तरह की, और जो कि बहुत ज़्यादा शुगर के लोड को बढ़ा देती हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो वो किस चीज़ से जो है अपने रोज़ा को इफ्तार करें? फ्रूट्स जो है वो पानी या नमक इज गुड टू गो। हाँ, वो भी अच्छा है। और दूसरा फ्रूट्स जो है खजूर के अलावा या मैंगो के अलावा फ्रूट्स अच्छे हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड लेट्स सपोज अगर एक सुन्नत है, ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम खजूर के साथ ही रोज़ा इफ्तार करें, तो अगर रोज़े में अगर डेली बेसिस पे वो एक खजूर खा भी ले, हाँ जी, एक खजूर एक दो से हाँ जी फर्क नहीं पड़ता। मतलब फिर रोज़े की हद तक डेली एक खजूर खा लें, उसके बाद ना हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं है कि उसके बाद 5-7 खजूरें इकट्ठी खा आदत ना डालें, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल तो वो 1-2 खजूर तो वो सुन्नत के तौर पे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और डॉक्टर साहब, जो फ्राई आइटम्स हैं इफ्तार में, जब तक हमारे घर में फ्राई आइटम्स ना हो हमारी इफ्तारी जो है वो नामुकम्मल होती है। जी जी। तो फ्राई आइटम्स का, ऑयली आइटम्स का शुगर के मरीज पे कितना बुरा असर पड़ता है? ऑयली जो आइटम्स हैं जैसे पराठा और इसके अलावा पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये ओवरऑल हमारे स्टमक के लिए बहुत ख़राब हैं। अगर ऑयली आइटम्स आप खाते हैं तो ओवर द टाइम जो है वो स्टमक बहुत ख़राब हो जाएगा। और अगर सहरी में पराठे लेते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि सारा दिन बाज़ लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, स्टमक में जलन फील होती रहती है, सीने में जलन होती रहती है, पेट भारी रहता है। तो मेरा तो ये मशवरा है कि रोज़ा जो है वो एक हमें सब्र की तलकीन करता है, तो हमें सब्र के साथ चलना चाहिए, ना कि उसमें हम वेट कम हमारा होने की बजाय पहले से बढ़ जाए। तो नॉर्मली आम लोगों को भी पराठा नहीं खाना चाहिए? पराठा नहीं खाना चाहिए एतदाल के साथ। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेग्नेंट खवातीन को होती है, उसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि कुछ लोगों में तो ये रिवर्स हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो आइडियल इसका ट्रीटमेंट है, कुछ लोग तो इसको दवाइयों के साथ कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले नहीं सकते। तो आइडियल जो चीज़ है वो डाइट कंट्रोल और उसके साथ साथ इंसुलिन है, क्योंकि अगर आप इंसुलिन प्रॉपरली लेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तो जो बेबी है उसकी ग्रोथ के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक मदर्स के बच्चे बेबीज़ होते हैं उनमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और वो आफ्टर बर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। ऐसा तो नहीं होता कि जो जेस्टेशनल पीरियड में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो आगे फर्दर बेबी में जो है डायबिटीज़ को ट्रांसफ़र करे? अगेन वही बात है कि ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये मदर से आगे फैमिली हिस्ट्री जो है वो है, तो वो ओवर द टाइम ये फैमिली हिस्ट्री ये बच्चों में ट्रांसफ़र तो हो सकती है। पर अगर हम डाइट की बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल में डाइट मॉडिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? अपनी डाइट में प्रोटीन्स के शेयर को बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट्स और ख़ास तौर पे जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम कर दें, और अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने बेहतर है, जैसे जौ का दलिया है या जौ के आटे की रोटी है या गंदम भी ठीक है। तो हमने चीनी नहीं लेनी और मिठाइयाँ नहीं खानी,
जलेबी नहीं खानी और समोसे और पकौड़े नहीं खाने। तो ये चीज़ें जो है ये बाद में भी जो है वो नहीं खानी। तो चीनी के रिप्लेसमेंट क्या करें, क्योंकि अब चीनी तो एक वो चीज़ है जो हर घर में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। चाय में चीनी ना डालें तो चाय का मज़ा नहीं आता। आप अपने आप को शिफ्ट करें गुड़ शक्कर के ऊपर, अगर आप वो भी हल्की मिकदार में। और जो कैंड्रल है, कैंड्रल भी शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छी है, वो आप डाल के ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ जाना चाहिए। जो देसी ग़िज़ाएं हैं, दूध है, मक्खन है, पनीर है, वो भी मुनासिब मिकदार में। अच्छा। और इसके अलावा जो है बजाय डालडा घी और दूसरे घी के आप देसी घी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ जो सारी चीज़ें हैं उसको बेहतरी बनाने के लिए अब जैसे पुराने ज़मानों में देखा जाए तो एक हेल्दी डाइट थी, शक्कर गुड़ का जो है इस्तेमाल किया जाता था, दूध दही भी खालिस होते थे। तो पहले जो है शुगर, लोग हेल्दी थे और शुगर इतनी ज़्यादा नहीं था, और लोग हेल्दी थे और लोग सारा सारा दिन खेतों में काम करते थे, अपने आप को बिजी रखते थे। तो खवातीन भी काम में मसरूफ होती थी और मर्द हज़रात। तो जैसे जैसे हमने सहूलतें आई हैं हमें और हमने अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी किया, बैठ के काम करना, बैठ के काम, तो हमने बीमारियों में गिर गए। तो टेक होम मैसेज यही है कि डेली एक्सरसाइज और मुतवाज़न ग़िज़ा। तो डॉक्टर साहब आप खुद किस चीज़ से जो है सहरी और रोज़ा इफ्तार करते हैं? मैं जो है वो बेसिकली तो मैं अभी भी, मुझे तकरीबन को 2 से 3 साल हो गए हैं कि मैंने पराठा नहीं खाया। सीरियसली? जी, मैं बिल्कुल पराठा जो है उसके करीब भी नहीं गया और सिर्फ सादी रोटी खाता हूँ मैं, वो भी 1.5-1 रोटी और सालन के साथ, घर के सालन के साथ। अच्छा। बस। और क्या दही खाना फायदेमंद है सहरी में? दही खाना फायदेमंद, वो आप खा सकते हैं, दही ठीक है। एंड लस्सी? और लस्सी भी ले सकते हैं आप चीनी के बगैर, मतलब चीनी थोड़ी बहुत मिकदार में। तो लस्सी दही और सादी रोटी, घर का सालन, ये अच्छी चीज़ें। ठीक है। पराठा और समोसे और पकौड़े ये चीज़ें अच्छी नहीं, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। और इफ्तारी टाइम में आप किससे रोज़ा इफ्तारी में करते हैं? फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स आपके पास होने चाहिए थोड़ा सा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने हाइड्रेशन लेवल को बेहतर रखें। मतलब ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में मॉडिफाई करते हैं या सिर्फ मरीजों की हद तक? नहीं, मैं डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। जिम जाता हूँ, मैं ट्रेडमिल करता हूँ और साइकिलिंग करता हूँ। सारी रोज़ाना 1 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर समी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप स्पेशल डस्का से हमारे शो के लिए आए। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट होता है एंड। उम्मीद है कि आपको हमारे आज के सेगमेंट में शुगर से रिलेटेड काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपनी लाइफ में जो है मॉडिफाई करेंगे जो कुछ भी डॉक्टर साहब ने बताया। हमारा ये सेगमेंट ईमान रमज़ान जो है स्पॉन्सर किया है परफेक्टम, एनर्जिया, एन नगर एंड कॉस्मेटिको ने। आप कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि आ रहा है हमारा अगला सेगमेंट एट ईमान रमज़ान।